खूनी चुड़ैल। कुलदीप, अतुल और राहुल तीनों दोस्त ऑफिस से निकलकर पार्टी करने के लिए क्लब की ओर जाने लगते हैं, पर इस बात से बेखबर कि उनके पीछे एक काला साया पड़ा है। वो मजे मस्ती में होकर हाईवे से गुजर रहे होते हैं। तभी कुलदीप अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाता है, जिस पर अतुल और राहुल कुलदीप से बोलते हैं, अरे क्या हुआ कुलदीप, अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने अपनी गाड़ी के सामने सफेद साड़ी में किसी औरत को देखा था। मुझे डर है कि कहीं वो मेरी गाड़ी के नीचे नहीं आ गई हो। अरे यार, ये क्या कर दिया तूने? अब वो तीनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी के नीचे देखने लगते हैं, परंतु उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। इसके बाद राहुल कुलदीप से बोलता है, यहाँ गाड़ी के नीचे तो कोई नहीं है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार। कुलदीप, मुझे लगता है ये सब कुछ तेरा एक भ्रम है। अब देख, मूड खराब मत कर यार। अब कुलदीप भी इस हादसे को अपना एक भ्रम समझकर भूल जाता है और वे तीनों एक साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर इस बार राहुल कार चलाता है। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि वे तीनों देखते हैं कि हाईवे की साइड में एक सुंदर सी लड़की, जो कि अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है। राहुल सुंदर लड़की को देखकर कार रोकता है और उस लड़की से बोलता है, क्या हुआ मैडम? हाँ, वो दरअसल हाईवे पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ नाइट शिफ्ट की जॉब करती हूँ। मैं रेस्टोरेंट के लिए जा ही रही थी, तब भी अचानक मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर आप लोग मुझे लिफ्ट दे देते तो अच्छा होता। ठीक है, आप बैठ सकती है। अब वो लड़की उन तीनों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वे तीनों उस लड़की से रास्ते भर बातें करते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वैसे आपकी और हमारी मंजिल आने वाली है, पर अब तक आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। सॉरी, मेरा नाम परी है। तो परी जी, आपका नाम बिल्कुल सोच समझकर आपके पिता ने रखा है। आप दिखने में भी कोई परी से कम नहीं है। इस तरह से वो चारों बातें करते हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों दोस्त एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तो वहीं वो लड़की अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद परी बाहर आती है, पर कुलदीप, राहुल और अतुल तीनों परी को ही देखते रहते हैं। जिसके बाद परी राहुल को इशारा करती है। राहुल उसके इशारे देखकर उसके पीछे पीछे जाता है और परी रेस्टोरेंट की छत पर जाकर खड़ी हो जाती है। अब राहुल उसके पीछे छत पर जाता है और वो देखता है कि परी छत के कॉर्नर पर खड़ी है। परी को छत के किनारे खड़ा देख राहुल उससे बोलता है, क्या बात है परी जी, लगता है मैं आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, तभी तो आप बार बार मुझे इशारे कर दी जा रही थी। राहुल उसके पास जाने लगता है, पर परी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद राहुल परी के कंधे पर हाथ रखता है और उससे बोलता है, क्या हुआ परी? राहुल के इतना बोलते ही परी पीछे मुड़ती है और राहुल परी का भयानक मुंह देखकर डर जाता है। सुंदर परी एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी, मानो जैसे वो कोई दानव हो। परी का असली रूप देखकर राहुल की आवाज हलक में अटक जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। वो भागने की कोशिश करता है पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद परी राहुल पर झपट्टा मारती है और उसके शरीर का खून पी जाती है। कुछ देर में राहुल अपना दम तोड़ देता है और चुड़ैल राहुल की लाश से बोलती है, एक पापी कम हुआ, अब बचे सिर्फ दो। अब उन दोनों का खून पीने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना बोलकर परी अपना इंसानी रूप ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अतुल और कुलदीप राहुल को ढूंढ रहे होते हैं, परंतु राहुल उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ देर बाद कुलदीप के फोन पर राहुल का मैसेज आता है। अतुल, राहुल का मैसेज आया है। उसने मैसेज किया है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इस वजह से वो चला गया है और गाड़ी की चाबी बाहर है। देख यार, अब वो तो चला गया, हमें भी अभी चलना चाहिए। काफी ज्यादा रात हो चुकी है और कल सुबह ऑफिस भी जाना है। अब अतुल और कुलदीप भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली रात वो दोनों फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। भाई, मैं जानता हूँ
तू आज फिर उस रेस्टोरेंट में क्यों जाना चाहता है? और किस लिए जाऊंगा यार। अब कुलदीप और अतुल उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं जहां वो दोनों परी को देखते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। अब अतुल परी से बात करने के लिए उसके पास जाता है और परी उससे बोलती है, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अकेले में। अगर ऐसा है तो फिर चलते हैं किसी कोने में। ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। इस तरह से परी अतुल को भी अपने साथ छत पर ले जाती है और छत के किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद अतुल उससे बोलता है, अरे ये क्या परी, मुझे तुमसे बात करनी थी और तुम मुझसे दूर जा रही हो। इतना बोलकर अतुल जैसे ही परी के करीब जाता है वो देखता है कि परी के रूप में एक चुड़ैल वहाँ खड़ी है और वो चुड़ैल राहुल की तरह अतुल के शरीर का भी सारा खून पी जाती है और उसे भी मार डालती है। अब उसका एक ही शिकार बचता है, कुलदीप। और एक बार फिर कुलदीप के फोन पर अतुल के फोन से वही मैसेज आता है जो राहुल को आया था, जिसके बाद कुलदीप भी गाड़ी लेकर घर चला जाता है। अगली सुबह कुलदीप ऑफिस जाता है, परंतु ऑफिस में न तो आज उसका दोस्त राहुल आता है और न ही अतुल, जिसके बाद कुलदीप ऑफिस से सीधा अपने घर जाता है। अब कुलदीप का कोई यार दोस्त नहीं था, इसलिए वो नशा करना छोड़ देता है और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाता है। चुड़ैल रेस्टोरेंट में कुलदीप का रोज इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप नहीं आता है, इसलिए वो उसे एक दिन रास्ते में मिलती है। जब कुलदीप ऑफिस से अपने घर जा रहा हो तो लेफ्ट लेफ्ट। अरे परी तुम यहाँ आओ, आओ गाड़ी में बैठो। अरे कुलदीप तुम, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट में अपना पर्स भूल गई और जब वापस अपना पर्स लेने जा रही थी तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं, चलो पहले रेस्टोरेंट से तुम्हारा पर्स लेकर आते हैं, फिर किसी मैकेनिक को लाकर तुम्हारी गाड़ी भी ठीक करवा दूंगा। कुलदीप की कार से दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचकर परी अपना पर्स ढूंढने का नाटक करती है और कुलदीप को अपने साथ बातों में लगाकर छत पर ले जाती है। कुलदीप भी उसके आकर्षण में खो जाता है और बहक जाता है। परी हम तो तुम्हारा पर्स ढूंढ रहे थे ना। ओ समझ गया, तुम्हें पर्स नहीं कुछ और चाहिए। ऐसा ही था तो पहले बताती ना, इस बकवास सी छत पर आने की क्या जरूरत थी। मेरा घर खाली है, हम वहां चलते। अभी भी देर नहीं हुई है, चलो मेरे घर चलते हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे तेरे असली घर में ही भेजने वाली हूँ, नर्क में। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद कर वो दिन जब तुम तीनों दोस्तों ने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाने के बहाने बुलाया था और मेरा फायदा उठाना चाहा। मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, जैसे तैसे मैं तुम्हारे चंगुल से छूट कर भागी तो मेरा पीछा किया और हाईवे पर मुझे अपनी कार से टक्कर मार के मुझे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब ये देखा कि मैंने शराब पी रखी थी, मेरी ही गलती है ये मानकर तुम लोगों को छोड़ दिया। क्या मतलब तुम प्रिया? हाँ, मैं प्रिया की आत्मा हूँ जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर चुड़ैल कुलदीप की तरफ बढ़ने लगती है। कुलदीप भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन में अपनी दांत गड़ाकर कुलदीप का खून पी जाती है। कुछ देर बाद कुलदीप की मौत हो जाती है और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद एक तेज रोशनी के साथ चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।
विदेशी चुड़ैल। विनोद नाम का एक लड़का अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और उसके कमरे की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर विनोद की आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठता है। उसे महसूस होता है जैसे कि उसके कमरे के दरवाजे पर कोई है, जिसके बाद विनोद आवाज देता हुआ बोलता है, कौन है माँ? मैंने पूछा कौन है? इतना बोलकर विनोद अपने बिस्तर से उठता है और इस परछाई का पीछा करने लगता है और वो परछाई हॉल में आकर रुक जाती है। जिसके बाद विनोद परछाई को देखते हुए ऊपर देखता है और वो देखता है कि घर के हॉल की दीवार पर एक चुड़ैल चिपकी हुई है, जिसके हाथ पैर उल्टे हैं। उसकी आंखें काली और आंखों से खून निकल रहा होता है। चुड़ैल को देखकर विनोद की चीख निकल जाती है। अब विनोद अपने कमरे की ओर भागने लगता है। उसकी आवाज सुनकर माँ सीता और बहन रेशमा की आंखें खुल जाती है। वो दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। विनोद अपनी माँ से टकरा जाता है और नीचे जमीन पर गिरता है। जिसके बाद वो अपनी माँ को चुड़ैल समझकर बोलता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझसे ये गलती फिर कभी नहीं होगी। मैं उन लोगों का साथ छोड़ दूंगा और फिर शराफत की जिंदगी जीऊंगा। विनोद की बातें सुनकर सीता और रेशमा उसके पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, इतना डरा हुआ क्यों है और तू क्या बोले जा रहा है? अपने सामने अपनी माँ को देखकर विनोद अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ वो मुझे मार डालेगी। उसने मेरे सभी साथियों को मार डाला है। अब मेरी बारी है, मुझे बचा ले माँ। विनोद की ऐसी बातें सुनकर सीता और रेशमा को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद रेशमा अपने भैया के कंधों को पकड़कर उससे बोलती है, भैया ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे और माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रेशमा के इतना बोलने पर विनोद होश में आ जाता है और वो अपने पसीने पोंछकर अपनी माँ और बहन से बोलता है, नहीं, कुछ नहीं। वो मैंने डरावना सपना देखा था, बस इसी वजह से मैं डर गया था। मैं अब ठीक हूँ। आप दोनों जाकर सो जाओ। अब विनोद झूठ बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वहीं सीता और रेशमा भी अपने कमरे में चली जाती हैं। विनोद सोने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर का कंबल हट जाता है और उसके ऊपर वही चुड़ैल आती है और उससे बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न मारूं, तो तुम्हें अपने घर वालों को अपनी सच्चाई बतानी होगी, वरना जिस तरह से मैंने तुम्हारे हर दोस्त को तड़पा कर मारा है, उसी तरह से 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगली सुबह खाने की टेबल पर बार बार विनोद अपनी माँ को देखता है और तभी वो अपने सामने की ओर देखता है और पाता है कि चुड़ैल उसके ठीक सामने बैठी है और उसे बार बार किसी सच को बताने के लिए बोल रही होती है। जिसके बाद भी विनोद सच नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो चुड़ैल विनोद के पास आती है और उसका गला दबाकर उसे हवा में उड़ा देती है और वो चुड़ैल सीता और रेशमा सबको नजर आ रही थी। जिसके बाद चुड़ैल विनोद से बोलती है, अपने घर वालों को अपना असली रूप बता, वरना मैं तुझे अब भी मार डालूंगी। बेटा, ये चुड़ैल कौन है और क्या बोलना चाहती है? भैया, आप हम लोगों से क्या छुपा रहे हैं? आप हमें सच क्यों नहीं बता रहे भैया? रेशमा के इतना बोलने पर वो चुड़ैल विनोद को हवा में लटका देती है
और रोती हुई उन दोनों से बोलती है, मैं इंग्लैंड में रहती थी और एक ऑफिस में काम किया करती थी। हेलो, मे आई नो योर नेम प्लीज? हाय, आई एम जूलिया। ओह जूलिया, नाइस नेम। मैं जानती हूँ आप मुझे ऑफिस के बाद कॉफी ऑफर करने वाले हैं। हाँ मगर हैरानी हुई कि मुझे कैसे पता कॉफी का? बहुत सिंपल है, नाम जानने के बाद बाकी की बातें कॉफी पर हो ऐसा सभी चाहते हैं। मुझे उससे भी ज्यादा हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो। मैंने इंटर्नशिप करते वक्त हिंदी सीखी थी। मुझे इंडिया बहुत पसंद है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की वाइब। सही कहा तुमने, इंडिया की तो बात ही अलग है। जब इतनी अलग बात है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बस मत पूछो, मेरी माँ का सपना था कि मैं एक दिन बड़ा होकर विदेश में अपनी पढ़ाई करूं और विदेश में ही जॉब करूं, एक बड़ा आदमी बनूं और जिंदगी में तरक्की करके बहुत खुश रहूं। बस फिर क्या, माँ का सपना पूरा करने से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता था। तो ये लो, कर दिया माँ का सपना पूरा। विनोद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए यहाँ तक आ गए। बहुत खुश नसीब होगी वो लड़की जिसकी तुम्हारे साथ शादी होगी। हमारे इंडिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, जोड़े आसमान में बनते हैं, तो देखते हैं कि कौन होगी वो जिससे मेरी शादी होगी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ के ख्वाबों को सच करने तक कोई जिम्मेदारी उठाऊं, लेकिन अब तो माँ का ख्वाब पूरा हो चुका है, तो अब देखते हैं ऊपर वाले ने किसे लिखा है किस्मत में। जूलिया विनोद से बहुत इम्प्रेस होती है और दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन विनोद अपने दोस्तों के साथ रात को बियर पी रहा था। अरे यार, हम लोगों की किस्मत ही खराब है। इंडिया से आकर 6 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन जूलिया ने हमें कभी घास तक नहीं डाली, और तुझे यहाँ आए 1 साल भी नहीं हुआ और उसे तुझसे प्यार हो गया। अरे रोहित, तुझे तो सिर्फ 6 साल हुए हैं, मैं तो तुझसे भी 1 साल पहले का आया हुआ हूँ। उसने 7 सालों में मुझे कभी घास तक नहीं डाली। ओए विनोद, जरा बता तो क्या है तेरी कामयाबी का राज? भाई देख रोहित, तू और मैं तो जूलिया के हुस्न पर फिदा थे, लेकिन विनोद को उससे सच्चा प्यार हुआ है, और लड़कियां सच्चा प्यार ही तो चाहती है, फिर चाहे वो देसी हो या विदेशी। मैंने तुम जैसे बुद्धू लोग आज तक नहीं देखे। कौन सा सच्चा प्यार, वो तो मेरे लिए बस एक सामान है, और ऐसे सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मेरा काम है। क्या समझे? बिजनेस बेटा, बिजनेस। मतलब क्या है तेरा? हम कुछ समझे नहीं, जरा खुल के बता यार हमें भी तेरे इस बिजनेस के बारे में। इसमें बताने वाली कौन सी बात है, बहुत आसान बिजनेस है। देखो, दूसरी कंट्रीज में जॉब करने के बहाने जाओ, किसी भी ऑफिस में कोई भी पोस्ट पर जॉब हासिल कर लो, फिर वहाँ एक लड़की पटाओ और उसे शादी के लिए राजी करो, फिर उसे शादी के बहाने दूसरी कंट्री में ले जाकर बेच दो और मोटी रकम कमाओ। अबे ये सही है यार, मतलब हम लोग जो 1 साल में कमाते हैं, तू तो एक झटके में कमा लेता है यार। अरे हमें भी अपने साथ मिला ले यार, हम भी थोड़े नोट छाप ले। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। विनोद ने मुझसे वादा किया था कि वो इंडिया लाकर मुझे तुम लोगों से मिलवाएगा और मुझसे शादी करेगा। पर एक दिन विनोद अचानक मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि वो मुझे तुम दोनों से मिलवाना चाहता है। मैं बेवकूफ इसकी बातों में आ गई, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे बेच दिया और गुंडों ने मेरा शोषण किया। उनके अत्याचार से बचने के लिए मैंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। उस चुड़ैल की कहानी सुनकर सीता और रेशमा को विनोद से नफरत होने लगती है
और सीता विनोद से बोलती है, मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। मैंने तुझे विदेश पढ़ने भेजा, नौकरी करने भेजा, और तू एक भोली भाली मासूम विदेशी लड़की को इंडिया लेकर आया और उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों की लालच में बहक गया था। मैं अच्छा बुरा सब भूल गया था माँ। भैया, आपकी खुद की बहन भी है। आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज आपके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। आप इसी के लायक हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ये अब गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। गलती तो तुझसे तब होगी ना विनोद, जब तू जिंदा रहेगा। अब तुझे मरना ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल विनोद को भी मार डालती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। परंतु विनोद का असली रूप पता चलने के बाद रेशमा और सीता को उसकी मौत का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसके बेटे की यही सजा थी।